वेलकम जी, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है वन ऑफ द लेजेंड वी हैव इन पाकिस्तान क्रिकेट, मायनाज बल्लेबाज, फॉर्मर कैप्टन एंड चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने, और हमें स्काइप से लिंक के जरिए ज्वाइन करेंगे स्पिन के जादूगर, पाकिस्तान के मायनाज स्पिनर, और अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के साथ जुड़े रहते हैं, सकलैन मुश्ताक साहब। थैंक यू सो मच जेंटलमैन हमें ज्वाइन करने का। इट टुक अस नियरली 30 years टू ब्रिंग बैक एनी आईसीसी इवेंट इन पाकिस्तान, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि न्यूजीलैंड ने हमारी पार्टी ज़रूर ख़राब कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान टीम को जो है शिकस्त मिली है, और वो भी एक भारी शिकस्त। शायद इस तरह का हार की हम उम्मीद नहीं कर रहे थे। इस पर हमने बात करनी है। इंजी भाई, बहुत सारी चीज़ें आज के मैच में हमने देखा है गलत हुई हैं। मुख्तलिफ डिसीजन, स्पेशली कैप्टनसी पे बहुत सवाल उठ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? हार जाना ठीक है, लेकिन जब आप इतने बड़े मार्जिन से हारेंगे पहले मैच में, तो ज़ाहिर है सवाल तो फिर होंगे। अच्छा, मैं ये समझा जिस समय आपने कहा ना कैप्टनसी पे, मैं सेनेटर की समझा कि आप उसकी बात कर रही हो, क्योंकि जी उधर वो है। नहीं जी, रिजवान की कप्तानी पे हमें तो सवाल उठाने हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्लॉज नज़र आए हैं। नहीं, सही बात है कि जी पाकिस्तान जो तवक्को हम सारे कर रहे थे, पाकिस्तान उस हिसाब से बिल्कुल नहीं खेला। शुरू में पाकिस्तान ने ज़रूर प्रेशर रखा, लेकिन है ना बाद में उस प्रेशर को ना होल्ड नहीं कर सका। और थोड़ी सी ये है कि जिस टाइम आप हारते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको नज़र भी आती हैं जिस पे हमें बात करनी पड़ती है। अगर आप देखना कप्तानी जब से T20 शुरू हुआ ना, तो आप जो प्लान करके जाते हैं ना, ये नहीं होता कि जी आपने उस प्लान के हिसाब से चलना है। आपको मौके के हिसाब से भी ना कुछ है ना तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं, कुछ आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो वाले डिसीजन मुझे नज़र नहीं आए कि जी अगर आप 3 फास्ट बॉलर्स को लेके गए थे कि जी आपने 10-10 ओवर उनसे ही करवाने हैं, वो पत्थर पे लकीर है जैसे, ठीक है ना। उन्होंने जो तीनों हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, उन्होंने 214 रन दिए हैं अपने 30 ओवर में। और जो स्पिनर्स है जिनकी हम बात भी करते रहे हैं कि जी एक और स्पिनर भी रेगुलर होना चाहिए था। हालांकि सलमान ने भी और खुशदिल ने और इब्रार ने, तीनों ने मिल के ना ये 20 ओवर में 102 रन दिए हैं, और सलमान ने 3 ओवर में 15 रन दिए हैं। तो आपने उनसे ओवर ही नहीं कराए। अगर जिस तरह ये हारिस रऊफ था, वो कम बैक कर रहा था, उसने 83 रन दिए हैं। अगर वो उससे बॉलिंग नहीं हो रही थी कि जी हर ओवर में वो 1 से 2 अच्छी बॉल डाल के उससे लूज बॉल हो रही थी, आप यहाँ थोड़ा सा चेंज करते, यहाँ थोड़ा सा आप अपने स्पिनर्स को लेके आते, थोड़ी सी आप चेंज करते। और मैं जो बात आपसे पहले भी कर रहा था कि अगर मिडल के ओवर्स में हम विकेटें नहीं लेंगे तो इन पिचेस पे जो भी सेट हो जाएगा, सो वो आप उसको स्कोर नहीं रुकवा सकते। इवन देख लें कि लास्ट में जिस टाइम खुशदिल खड़ा हो गया था, उसने मारना शुरू कर दिया था, फिर भी हमारी होप्स थी कि हो सकता है कि स्कोर हो जाए। तो कोई भी बॉलिंग हो, इन कंडीशंस पे आपकी जो मिडिल की जो उनसे बॉलर्स हैं, वो स्टार्क बॉलर से ना आप बॉलिंग करेंगे तो आपको मुश्किल होगी। अगर आपके पास रेगुलर बॉलर होंगे, वो आपको विकेट भी लेके देंगे और स्कोर भी कंटेन करेंगे, तो वो आपका फ़र्क डाल सकते हैं। तो मेरे ये ख्याल में कि जी आज हमारी कुछ सिलेक्शन का भी मसला था, बैटिंग ऑर्डर का भी थोड़ा सा मसला था, और मेरे ख्याल में कि जी बॉलर्स के जो ओवर्स हैं वो मेरे ख्याल में सही तरीके से ना इन्होंने उसको यूटिलाइज नहीं कर सके। सकी भाई, हार जाना ठीक है, गेम है, हार जीत इसका हिस्सा है। जब हम जाते हैं मैदान में तो हमें पता होता है कि एक टीम हारेगी, एक टीम जीतेगी, लेकिन जब शिकस्त का जो फासला है जीत का और शिकस्त का वो इतना बड़ा हो जाए, तो फिर आप मतलब क्या ही कहेंगे। अब 60 रन से आप जो है वो पहले ही मैच में हार गए हैं, और ओपनर था आज, तो मोरल जाहिर ऐसे कितना आपका डाउन गया होगा? डेफिनेटली बहुत डाउन जाएगा, और गया है, क्योंकि -1.200 का नेट रन जो है ना वो माइनस में चला गया है। इसको अगर रिकवर करना है, अगला मैच इंडिया फिर बांग्लादेश, अगर आप वापस आते हैं इस टूर्नामेंट में, तो आपको किस मार्जिन से इंडिया को मारना पड़ेगा, जो कि हाई वोल्टेज मैच है। उसमें क्या आप नेट रन रेट देखेंगे या मैच जीतने पे देखेंगे? फिर वो कब आप कैलकुलेट करेंगे किस तरह क्या सिचुएशन है? फिर बांग्लादेश के साथ जब आएंगे, अगर आपने इंडिया को मारते हैं तो बांग्लादेश वाले मैच में भी आपको फिर यही टिकटेगी लगी होगी कि नेट रन रेट, अगर बांग्लादेश कहीं न्यूजीलैंड को मारता है, वो कहीं आगे अपनी गिच्ची बाहर निकालता है, तो भाई वहाँ फिर नेट, अब दिमागों में एक नई एडिड प्रेशर चीज होगी, नेट रन रेट। पहले दिन, इवेंट के पहले दिन जी, रिसर्च ये कहती है
स्पोर्ट्स साइंटिस्ट जो हैं, जो रिसर्च है वो ये कहती है कि दोनों टीमों की स्किल्स अगर बराबर हों, दोनों टीमों की स्किल्स बराबर हों, तो वो टीम जिसकी प्रेपरेशन जितनी अच्छी होगी वो दूसरी टीम को मार देगी। फिर रिसर्च ये भी कहती है कि दोनों टॉप पे दो टीमें आती हैं, एक होती है जो बहुत ज्यादा हाइपर होती है और एक होती है जो बहुत ज्यादा काम होती है। बाकी जो बीच वाले होते हैं वो कट जाते हैं। तो बहुत हाइपर अग्रेसिव और काम, इन दोनों का आपस में ऊपर जाके टाकरा होता है और ये दोनों टीमें ऊपर चली जाती हैं। ऊपर जाके जो काम टीम होगी वो अग्रेसिव टीम को मार देगी, क्योंकि काम वाली जो टीम है उसकी प्रेपरेशन बहुत सॉलिड होती है और वो कामनेस में एग्रेसिव को वो है पकड़ लेगी। अब हमारी सिचुएशन ये हो गई है कि कामनेस कहाँ से मिलेगी जब हम इतने बड़े डेफिसिट से हम लोग मैच हार गए हैं। तो कामनेस को कंट्रोल करना, फिर आगे मैच के अंदर जो एग्जीक्यूशन है और उसके अंदर जो अग्रेशन वो करना है, अगर उसमें से डाउट्स आ रहे हैं और उसमें क्लैरिटी नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए सुबह के प्रोग्राम में यही बात हो रही थी कि हमारी प्रेपरेशन जो है वो उस तरह की नहीं होती जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की है, न्यूजीलैंड की है, इंडिया की है या इंग्लैंड की है। अच्छा, उनके भी इश्यूज आते हैं और जब इश्यूज आते हैं तो उन इश्यूज को हल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जिसमें कंटिन्यूटी चल रही होती, चाहे वो स्पोर्ट्स स्टाफ के एतबार से है, चाहे कप्तानी के एतबार से है, चाहे खिलाड़ियों के एतबार से है और कट फॉर रोल्स उनके रोल्स के एतबार से है। उसमें जब कंटिन्यूटी होती है तो जब हालात आते हैं, सिचुएशंस आती हैं, चाहे वो इंजरी के एतबार से है, चाहे वो फॉर्म ना लगने के एतबार से, तो वो चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, चीज़ें थम जाती हैं। मगर जब कंटिन्यूटी नहीं होगी और फिर जब प्रेपरेशन उस तरह नहीं होगी तो किसी की फॉर्म लगी नहीं हुई है, इंजरी साथ में आ गई है, ये दो चीज़ें प्लस कंटिन्यूटी नहीं है, तीसरी चौथी जो चीज़ है वो ये है कि प्रेपरेशन सही नहीं हो पा रही होती, तो फिर इंशाल्लाह माशाल्लाह पे बातें चली जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमारी टीम जो है इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि इन लड़कों के साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा हुआ है, मैं इनके साथ ड्रेसिंग रूम में रहा हूँ। ये अपने उस पोटेंशियल पे नहीं खेल पाते, वो इस वजह से कि चीजों में कंटिन्यूटी नहीं है। और फिर इंशाल्लाह माशाल्लाह जो मैंने पहले कहा भी उस पे आ जाए, इंशाल्लाह अगर ये चल गया तो ये ऐसे हो जाएगा, इंशाल्लाह वो ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा, अगर उन्होंने ये कर दिया तो हम ऐसे कर देंगे। ये इंशाल्लाह माशाल्लाह कहना है, बट आपकी प्रेपरेशन पूरी होनी चाहिए। प्रेपरेशन पूरी नहीं थी, वो ऐसे लगता था कि न्यूजीलैंड की टीम चाहे वह बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग है, ऑटो पायलट लगा हुआ सारा काम, उनका प्लान है वो एग्जीक्यूट करे, उसी तरह चल रहे हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई ऑटो पायलट वाला काम हो, हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम किस डायरेक्शन में किस तरह जा रहे हैं, हमारा माइंडसेट क्या है, किस तरह गेम बनेगी, किस तरह निकलेगी। वो जो आपको ग्लिम्स नजर आए ना थोड़े बहुत, वो जब आप खेल रहे होते हैं इस लेवल पे जाके, तो प्लेयर जब जोर लगा रहे होते हैं, हिम्मत कर रहे होते हैं, तो आपको वो थोड़े थोड़े से ग्लिम्स नजर आते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 ओवर के, कि आपने बॉलिंग के एतबार से, बैटिंग के एतबार से या फील्डिंग के एतबार से आपने ऑपोजिशन को थोड़े से धचके दिए, थोड़े से पंच थ्रो किए, वो आप कर रहे होते हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा नजर नहीं आ रहा था कि हम कंफर्टेबल सीट पे बैठे हैं। वी वर पैनिकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग। न्यूजीलैंड ने बहुत खूबसूरत क्रिकेट खेली है। इंजी भाई, सकी भाई जो बात कर रहे हैं कि हमें लगा ही नहीं, वो एक दो झटके हमने ज़रूर दिए जो हमें विकेट्स मिल गई पहले से 10 ओवर के बीच में, वो 2-3 उसके बाद हम वो भी विकेट्स नहीं ले सके। और जो उनके बैटर्स जैसे आप बात करते जो सेट हो गए थे, जैसे हमने 2 सेंचुरीज करा दी पहले ही मैच में, तो किसी भी टाइम पे ना ऐसा लगा नहीं कि हम मुकम्मल तौर पे मैच में हैं। नहीं देखिए, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, मैं आपको बताऊँ, जिस टाइम हमने उनके 3 खिलाड़ियों को आउट किया ना, तो जिस टाइम उनके 2 बैट्समैन खेल रहे थे ना, उन्होंने कोई बाउंड्रीज मारने की कोशिश नहीं की, उन्होंने सिंगल लेने की कोशिश। रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी अच्छी थी। अच्छा, हम क्या कर रहे थे, वो अपने आप को सेव कर रहे थे। हमने क्या किया, हमने ना अपने जो उनसे एक 10 ओवर का कोटा था ना, उसको पूरा करने की कोशिश की कि जी इस मौके पे हमें ना आउट करने की बजाय ना, हमने कहा कि जो हमारा एक 10 ओवर का जो हमारा हिस्सा है ना, जो हमने खुश दिल से करवाना था और सलमान, इसको निकाल दें। वो इनको 4-4-5 करते करते ना वो सेट हो गए। जिस टाइम वो सेट हो गए ना, उसके हिसाब से उन्होंने फिर अपनी एवरेज ले ली। तो ये वाली चीज़ है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि जब तक आप रेगुलर बॉलर्स के साथ नहीं खेलेंगे, आपके पास विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं होगी, स्पेशली मिडिल के ओवर्स में, ठीक है, तो आप है ना दूसरी टीम को इन फ्लैट पिचेस पे अगर आप आउट नहीं करेंगे तो आप है ना इनको स्कोर नहीं रुकवा सकते। तो और दूसरी चीज़ ये कि आज बॉल आपने स्पिन होता हुआ देखा,
क्योंकि जी स्पिन हो रहा था। इब्रार जो आपको इतने अच्छे टच में नजर नहीं आ रहा था, आज बड़ी अच्छी उसने बॉलिंग की, 47 रन दिए उसने 10 ओवर्स में। तो इसका क्या मतलब था, यहाँ फौरन आपको डिसीजन ये करना था कि जी स्पिनर्स के लिए ना उनको खेलना आसान नहीं हो रहा कि मैंने स्पिनर से ज़्यादा ओवर करवानी है, ठीक है। तो आपने ना वहाँ फास्ट बॉलर से आप है ना बॉलिंग करवाते रहे, आपने ना जहाँ आउट करने की बात शुरू में जिसने वो नए बैट्समैन आए थे ना, वहाँ आपने हमला करवाना था, जहाँ आप है ना उसको लेके आ गए, आप थोड़ा इजी हो गए वहाँ पे। हमें बात करनी है कि हमारी जो पेसर हमारा जो पेस अटैक है उसके साथ क्या मसला चल रहा है, बिकॉज इंजी भाई ने मेंशन किया कि आपके 3 पेसर्स ने मिलके 214 रन दिए हैं, बहुत बड़ा कंसर्न है। और ये चीज़ हमें आगे जाके क्या शुरू में काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लग रही है, इस पर हमने बात करनी है। लेकिन आज हमारे पेसर्स हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ने मिल के 214 रन कंसीड किए हैं 30 ओवर्स में। और ये वो लड़के हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं कि ये हमारी टीम की जान है, हमारी बॉलिंग की जान है, ज़ाहिर है लीड कर रहे हैं, ये तीनों ही तो टीम का हिस्सा हैं, इनसे ही उम्मीदें हैं। तो इंजी भाई, बल्कि मैं चाहूँगी पहले सकी भाई का हम ज़रूर इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लें। सकी भाई, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट, मतलब अगर आपके जो पेसर्स हैं वो आपको विकेट्स नहीं दिलवा रहे हैं, जो उनका रोल है वो प्ले नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप किससे उम्मीद रखेंगे? जी, इन्हीं से ही उम्मीद रखनी है, और तो कोई है ही नहीं जिससे उम्मीद रखी जा सकती है। देखें, एक दो तरह के अंदाज होते हैं आउट करने के। एक होता है कि आप ट्रैप करते हैं, आपके टैक्टिक्स इतने अच्छे हैं कि आप ट्रैप करके आउट करते हैं, और दूसरा अंदाज होता है कि आपको बचना इतना आता है कि आप क्रिएट करते हैं डॉट बॉल और प्रेशर बिल्डअप करते हैं, और आपको बचते बचते जो है वो अगला बैट्समैन गलती करता है और आपसे आउट हो जाता है। तो मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ पे कुछ टैक्टिक्स नज़र आ रहे हों, भाई स्विंग जो है वो आउट स्विंग करते करते कोई एक इन स्विंग आया, या फ्रंट फुट पे खिलाते खिलाते कोई बैक फुट पे ले गए, कोई वेल डायरेक्टेड बाउंसर्स अच्छे गए हों जो सीधा ही इसके मुंह पे आए हों, कोई यॉर्कर अच्छे से लगे हों, कुछ इस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। और अगेन कोई प्लान नज़र नहीं आ रहा था। आई डोंट नो व्हाई, जैसे इंजी भाई ने जो बात की, मैं 100% एग्री करूंगा कि आप जब इस तरह सिचुएशंस नजर आती हैं आपको, तो जो मैं हमेशा से कह रहा था कि ये दो बॉलरों को 70-30 का कोई रेशो इन्होंने डिवाइड किया हुआ है जो लग रहा है, और वही हुआ कि अगर राइट हैंडर बैट्समैन है तो 70% खुशदिल करेगा बॉलिंग, वो जो 20 ओवर्स हैं 70% वो और 30% इस तरफ। अगर आप 70-30 इधर करते हैं और अगर आ जाते हैं लेफ्ट हैंडर, तो उस्मान अली आगा जो है वो 70% बॉलिंग करेगा, यानी अपने 7-8 ओवर करेगा, वो 2-3 ओवर करेगा। तो अगर आप इन सोचों में हैं तो फिर आप ये 20 ओवरों को प्लान कर रहे होते हैं कि ये 20 ओवर किस तरीके से निकाले जाएं, और उनके आपने बाकी को 30 ओवर आपने पहले से डिसाइड किए हुए हैं, और उस तरफ आपके जो टैक्टिक्स हैं आउट करने के, वो अगर बाजुकात बॉलर्स भी ऐसा होता है कि उसका जहन नहीं चल रहा होता, उसको समझ नहीं आ रही होती, और आपको जो है अंदर की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बाहर के मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि बाहर से मैसेज क्या चल रहा है, कि भाई किस तरह अटैक करना चाहिए या किस तरह इनको क्वाइट रखना चाहिए, प्रेशर किस तरह क्रिएट किया जाएगा, वो कम्युनिकेशन, वो मैसेजेस जो हैं वो मुझे उस तरह महसूस नहीं हुए। ये जाहिर है टीवी पे देखते हुए वो उस तरह पता नहीं चल रहा था कि क्या कोई कम्युनिकेशन चल रही है, कोई मैसेजेस जा रहे हैं, वो मुझे उसका थोड़ा लैक नज़र आया। और ये जो इनके जो 20 ओवर थे किसी तरीके से खुशदिल शाह के और सलमान अली आगा के, इनको गुजारने के चक्कर में सोचें कुछ ज़्यादा थी। तो आपके मेन बॉलर जो हैं उनको अगर आप थोड़ा सा डिवाइड कर देते, एक एक 2 ओवर इनको दे दिए जाते, सलमान अली आगा को थोड़ा सा और ब्रेसवेल के आप देखें कितना आउटस्टैंडिंग किस्म का स्पेल किया है। मैं ये समझता हूँ उसी ने जो डॉट क्रिएट करके डाउट क्रिएट किए हैं ब्रेसवेल ने, और इसी तरह सेंटनर ने अर्ली ऑन डॉट क्रिएट करके डाउट क्रिएट किए हैं हमारे बैटर्स के। तो ये भी इस तरह कर सकते थे, डॉट से डाउट क्रिएट होता है, डाउट क्रिएट होता है तो आपको विकेट मिलती है, तो आप थोड़ा सा इस साइड पे भी जा सकते थे। लेकिन सकलैन, मेरा एक सवाल ये कि जी अगर आपने पहले से प्लान बना लिया था कि जी लेफ्ट हैंडर को ये बॉलिंग करेगा, राइट हैंडर को ये करेगा, तो आप भी ऑफ स्पिनर हो, आपने कभी राइट हैंडर को आउट नहीं किया? कभी भी ऐसा होता नहीं है। आजकल मुझे ऐसा लगता है कोई इस तरह की बहुत सारी आवाजें सुनने में आ रही होती हैं कि यार लेफ्ट ही आएंगे तो ऑफ स्पिनर लग जाएगा, राइट ही आएंगे तो लेफ्ट आर्मर लग जाएगा। मैं ये समझता हूं अगर इस तरह की सोच है
बॉलर की भी और कैप्टन की, तो वो बॉलर अभी इस लेवल का मटेरियल नहीं है, उसको इस लेवल तक अभी तैयारी उसकी नहीं हुई है। आप उसके ऊपर खुद ही डाउट क्रिएट कर रहे हो, आपको उसके ऊपर उतना बिलीफ नहीं है। क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में मैं जब यहाँ पे हम लोग चैंपियंस कप जो कर रहे थे, तो इस तरह की ना बात होनी चाहिए ना जहन होना चाहिए। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगा है, भाई बहुत दूर से बैठा हुआ हूँ तो टीवी पे देख रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो आई थिंक इट्स कैंसरस। इसको जहनों से निकालना पड़ेगा। खुशदिल शाह को, सलमान अली आगा को इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा, कैप्टन को इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा। उसको बिलीव होना चाहिए, नहीं तुम कर सकते हो। अगर लेफ्ट आर्मर हो, लेफ्ट हैंडर को तुम आउट करोगे। सेंटनर तो ऐसा नहीं करता, ब्रेसवेल तो ऐसा नहीं कर रहा, वो तो नहीं सोचते ऐसे, और जैम्पा कभी भी ऐसा नहीं सोचता था, और भी जितने स्पिनर्स हैं वो ऐसा नहीं सोचते। बट ये मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है बहुत दूर से, और जो मेरा पीछे एक्सपीरियंस हुआ है चैंपियंस कप का, तो उसमें जो आवाज़ें सुनी है मुझे उससे ऐसा लगता है। तो आई थिंक इस तरह की अगर सोच होगी, आपके पास कभी भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर नहीं बन पाएगा, और कभी भी वर्ल्ड क्लास स्पिनर होगा नहीं आपके पास। कैप्टन को भी ये अल्फाज बंद कर देने चाहिए, हेड कोच को बंद कर देने चाहिए, और स्पिनर्स को अपने दिमाग से ये चीज़ें निकाल देनी चाहिए। इंजी भाई, सकी भाई ने एक बात की थी, उन्होंने कहा कि हमें टैक्टिक्स नज़र नहीं आए हमारे पेसर्स में, वो शायद एक ही तरह की बॉलिंग किए जा रहे थे। आपको इसकी वजह क्या लगती है? जो सकलैन बात कर रहे हैं ना, प्रिपरेशन हमारी वो कम थी। अब बिल फर्ज के जी ये कोचेस भी बाहर बैठे हैं, सारा मैं रिजवान को कहना शुरू कर दूं, जिस तरह भी सकलैन ने कहा, मैसेजेस भी बड़े अहम है, बाहर कोचेस पूरी एक टीम बैठी है, एक अंदर खेल रही है, एक बाहर भी बैठी है टीम। अब साउथ शकील को आपने इतने बड़े टूर्नामेंट में नंबर 3 खिला रहे हैं, आज के क्रूशल मैच में आपने उसको ओपन करा दी, उसका पूरा रिकॉर्ड उठा के देख ले, उसने कभी वनडे में ओपन नहीं की, किसी लेवल पे ओपन नहीं की उसने। और फिर आपने इसका नतीजा भी देखा ना, 10 ओवर में आप 20 रन कर रहे हैं। 20 रन। तो रिजवान जो नंबर 3 पे खेल रहा है, पहले तो ये कि कीपर बैटिंग क्यों नहीं करता ऊपर टॉप ऑर्डर पे, कि जिसने वो 50 ओवर करके आता है ना, तो उसके लिए मुश्किल होती है कि जी वो इसलिए 5वें 6ठे नंबर पे खेलता है। अगर आप नंबर 3 पे खेल रहे हो, आपने दूसरे, अगर नंबर 3 पे खेल रहे हो, पहली बॉल पे भी तो ओपनर आउट हो सकता है, आप अंदर हो, तो अगर चलो वो तो एक दूसरी चीज़ है, लेकिन जिस टाइम आप किसी दूसरे को ओपनर भेज रहे हो और आप पाकिस्तान के लिए ओपन करते हो, तो आपको ओपन करने आना चाहिए था। और शुरू में जहां आप 320 चेज कर रहे होते ना, दूसरी टीम के ऊपर प्रेशर डालने के लिए पहले 15 ओवर बड़े ज़रूरी होते हैं, कि अगर यहाँ हमारा पहले 15 ओवर में अगर हमारा 70 से 75 स्कोर लगा हुआ होता, तो पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट होनी थी। अगर जो आज मैच देखा है, हमें ऐसा लग रहा था कि हम 10 ओवर में ही मैच हार गए हैं, ठीक है ना। 10, हम किसी भी टाइम मैच में ऐसा नहीं आए कि हम है ना कोई 10 ओवर के लिए, 5 ओवर के लिए हैवी हुए हो। तो ये छोटी सी चीजें हैं, अच्छा, इसको सीखना चाहिए। जब हम दोपहर में शो कर रहे थे, तो आपने एक और बात की थी, कल भी आपने इनफैक्ट ये बात की थी, कि शायद हम लोगों ने इतनी लंबी जो बैटिंग लाइनअप खिलाई हुई है, वो इसलिए खिलाई हुई है कि हम बैटिंग से मैच जीतना चाह रहे हैं। तो फिर हमने आज हालात देखे हैं कि एक फखर जो है वो इंजर्ड हो गए, वो नहीं आ सकते थे, तो सारा कुछ एक्सपोज हो गया। फिर आज देखिए, हर एक बंदे का ना, ये मैं जैसे सकलैन है ना, बॉलर की साइकी ना ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। मैं बैट्समैन की आपको है ना साइकी बताता हूँ, कि अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो मेरा माइंड है ना कुछ और है, ठीक है। अगर मैं मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर रहा हूँ तो मेरा माइंड कुछ और है। तो ये ऐसा नहीं है कि जी आपने सडनली कर दिया और हो गया, इस तरह नहीं है। क्योंकि ये सकलैन कोच भी रहा है, या ये जिस टाइम खेल रहा होता था, कप्तान ने इसको कभी नया बॉल कराना होता था ना, तो वो पहले बताते थे कि हमने आपसे नया बॉल कराएंगे, बीच में आपने सर्कल में बॉलिंग करनी है, या किसी भी प्लेयर से। तो हमें वो वाली चीज़ है ना नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि जी ये थोड़ी सी चीज़ लैग कर रहे हैं। तो मुझे अपने ये प्लानिंग हमारी ज़रा कमज़ोर है, लेकिन मैं अपने प्लेयर्स को जो समझता हूँ, क्योंकि जी जो मेरा भी इनसे ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि जी ये इनके साथ मैं सिलेक्शन में भी रहा, ये प्लेयर्स सारे अच्छे हैं, लेकिन हमारा जो सब प्लानिंग का डिपार्टमेंट है ना, जो प्रिपरेशन का डिपार्टमेंट है, वो मुझे ना कमज़ोर लग रहा है। उसको ज़रा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जी आज भी ये है कि जी 60 रन बड़े हैं, क्योंकि जी जिस तरह सकलैन कह रहे थे ना कि जी अब पकड़ने के लिए इंशाल्लाह और माशाल्लाह पे चले जाएंगे, अब ये हो जाएगा, वो इधर चले जाएं, हम इधर आ जाएं। तो लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्लान से करते ना आज भी, तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को पकड़ना हमारी टीम के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन हमारा प्लान
कोई इतना मजबूत नहीं था। हमने जो एकदम डिसीजन लेने होते हैं ना कि जी फील्ड पे डिसीजन लेने वाले होते हैं, ये प्लानिंग का हिस्सा होता है कि जी अगर ये ना हुआ तो हम ये करेंगे, ये ना हुआ तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जी कोई बहुत रॉकेट साइंस है कि जी अगर फास्ट बॉलर्स को नहीं बॉलिंग हो रही मुसलसल सारे एक बॉलर पिट जाए ना तो समझ आती है, लेकिन एक अगर 63 दे रहा है, एक 70 दे रहा है, एक 80 दे रहा है, तो बात आपको समझ आ रही है कि फास्ट बॉलर से अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही, तो यहाँ आप फौरन चेंज कर सकते हो। तो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है, तो मेरे ख्याल में जिस पे लैग किया हमने। जी सकी भाई, आपने जैसे मेंशन भी किया, आपने इन लड़कों के साथ काम किया है, आपने कोच के रोल में काम किया, आपने मेंटोर के रोल में काम किया, आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी काम किया है। आपको नहीं लगता हमारी जो अप्रोच है वो दिन ब दिन बहुत डिफेंसिव ही होती चली जा रही है? जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि पहले 10 ओवर में आपके ओपनर्स जो हैं वो सिर्फ 20 रन बना रहे हैं, तो इस जिस तरह की क्रिकेट आजकल खेली जा रही है ये तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। जी बिल्कुल, आई थिंक पहले 10 ओवर में जैसे इंजी भाई ने कहा, और वहीं से हमें जो है वो घंटियां बजनी शुरू हो गई थी। कहीं से नज़र ही नहीं आ रहा था कि हम लोग गेम के अंदर वापस आ सकते हैं, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा आपकी जो बैक है अगेंस्ट द वॉल हो जाती है और बहुत ज़्यादा जो डाउट हैं वो डॉट्स की वजह से आते हैं, तो आप डाउट्स में कभी भी क्लैरिटी के साथ और कन्विक्शन के साथ कोई फैसला नहीं करते हैं। उसके अंदर हिचकिचाहट होती है, थोड़ा सा डाउट होता है, थोड़ा सा खौफ होता है, क्लैरिटी नहीं होती है। तो आपको चाहिए, अभी हमने जो प्री मैच में मैं और इंजी भाई जो बात कर रहे थे कि अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अगर बॉलिंग कर रहे हैं तो अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अटैकिंग बॉलिंग करनी पड़ेगी, बैटिंग है तो उसके ऊपर अटैकिंग ही बैटिंग करनी पड़ेगी। असल में देखें, जब आप पहली इनिंग्स हो जाती है ना तो आपके पास एक टेम्पलेट आ जाता है, आपको बस कट एंड पेस्ट करनी होती है कि ये टेम्पलेट पे वो उन्होंने खेला, आपके पास पिच की सारी सिचुएशन सामने आ जाती है कि पिच किस तरह का बिहेवियर कर रही है, बाउंस कैसा है, ट्रू कितना बाउंस है, कितना टर्न है, किस तरह से उन लोगों ने खेला है, हमने उनको ही कॉपी करना होता है। और फिर आपके पास क्योंकि इतनी मॉडर्न जो है वो टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, आपको हर बॉलर की स्ट्रेंथ का पता है और उसकी वीकनेसेस का पता होता है, जो कि मीटिंग्स में सारी बातें होती हैं। और आपके पास एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला आ जाता है इंडिविजुअल बैट्समैन का, इंडिविजुअल प्लेयर का, कि भाई हमने इसको किस तरीके से आगे एग्जीक्यूट करना है, और उसमें से आप ढूंढते हैं। देखिए 320 रन हैं, 320 रन का जो फॉर्मूला बनता है, सपोज आपने 10 ओवर में कितना करना मिनिमम, उन्होंने कितना किया, आपके पास सारी बैटिंग जो है ना वो पिच की कंडीशन सामने आ चुकी हैं, आप 5-7 रन ऊपर नीचे कर सकते हो सकता है अगर आपका कोई बैट्समैन जाता है, ठीक है, फखर इंजर्ड हो गया, साइम आया, साइम थोड़ा सा टाइम ले रहा था, या उसका माइंडसेट जैसे इंजी भाई ने कहा, वाकई आप एकदम एक ऐसे क्रूशल मैच में चले जाते हो और कभी ओपन का इस तरह का आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हुई और आप ओपन करने के लिए जा रहे हो, तो दूसरे बैट्समैन के ऊपर जैसे बाबर है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलरेडी एडेड हो जाती है। एक तो वो अपना गेम लेके चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और उसके ऊपर जिम्मेदारी का और प्रेशर आ जाता है। तो अब जब ऐसी ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपको कट एंड पेस्ट करना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना कि भाई हाँ ठीक है, ये सिचुएशन आ गई, ये हालात आ गए, हमें समझ आ गई, उन्होंने ऐसे खेला है, हम इनको ऐसे खेलेंगे, इन बॉलर्स ने ये करना है, ये इनकी स्ट्रेंथ है, हम इस तरह से कैसे रास्ता निकालेंगे। 10 में 20 रन वो मुझे समझ नहीं है, पहले 10 में 20-22 रन हो, ब्रेसवेल जो है वो इतने डॉट करके चला जाए और सेंटनर जो है वो भी इतने डॉट कर जाए, और मैट हेनरी ने जो बॉलिंग की है उसने तो आपको जकड़ ही दिया, यानी आपका दिमाग भी माउफ कर दिया उसने, ऐसे लग रहा था हाथ और पाँव भी जो है ना वो उसने जकड़ दिए। यानी कैसे हो सकता है इतनी फ्लैट पिच के ऊपर, उसके अगर स्टैट्स देखें, मेरा ख्याल है 22-23 रन दिए हुए उसने, तो ये बहुत ज्यादा डॉट जो है ना उन्होंने डाउट्स क्रिएट किए, कट एंड पेस्ट करने वाला काम था। 30 रन दिए थे जी आज मैट हेनरी ने, जिसकी बात करें सकलैन भाई, काफ़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है आज टीम पाकिस्तान की जानिब से, और उसी पे हम बात करें कि क्या ऐसी चीज़ है जिस पे काम करने की ज़रूरत है, क्या गलतियाँ हुई हैं। पाकिस्तान ने आज इस इवेंट में अपना पहला मैच खेला, जो कि इंडीड पहला मैच ही था, बस पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड, जिसमें टॉस तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रिजवान ने जीता था, लेकिन काफ़ी भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है टीम पाकिस्तान को, और उसी पे हम बात कर रहे हैं। सकी भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगी, बाबर आजम ने आज 64 रन स्कोर किए हैं और 90 बॉल्स ली हैं, और उनकी जो 50 थी उसको आने में 81 बॉल्स लगी, और स्ट्राइक रेट अगर हम उनका देखें तो 71 है। जब आपके सामने इतना पहाड़ है रन्स का, तो आप को लगता है कि बाबर को आज इसी तरीके से खेलना चाहिए था?
देखें, फखर का ओपन ना आना, मेरा ख्याल है उसने इसके थोड़े से, क्योंकि वो अपना एक माइंडसेट बना के गया था, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। फखर का ओपन में ना जाना, इसी तरह जो है वो साउथ का ओपन में आ जाना, उसका उस तरह की, क्योंकि जब आप अंदर जाते हो, आप उस बंदे के साथ पहले ओपनिंग पार्टनरशिप कर रहे हो, पहले साइम अयूब था, अब फखर था, वो दोनों डिफरेंट कैरेक्टर है देन साउथ को। तो वो जब आपको डिफरेंट कैरेक्टर मिलता है तो आपकी सोचें थोड़ी सी मुंतशिर होती हैं, आप रीशफल करते हैं और रीप्लान करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपको उस तरह की क्लैरिटी नहीं मिलती है। खैर, साउथ का आउट होना, फिर उसके बाद रिजवान का आना, रिजवान का आउटस्टैंडिंग कैच कर दिया, क्या बॉडी लैंग्वेज थी न्यूजीलैंडर्स की, और जो ग्लेन फिलिप है उनका सुपरमैन है, और अजीब सी एनर्जी लेके आता है वो बंदा टीम के अंदर। और रिजवान का आउट हो जाना, तो उसके बाद फिर आप सोच रहे होते हैं कि यार मैं थोड़ा सा गेम को लंबा लेके जाऊं, शायद थोड़े से हालात ठीक हों, उसी में फिर आप थोड़ा से जाने की बजाय आप जो है ना मोमेंटम खो देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा है कि बाबर जो है वो मोमेंटम खो गया, उसको समझ नहीं आई उस वक्त कि रादर देन पूरे मैच को देखना, सिर्फ कंसंट्रेट करता है कि भाई मुझे इस वक्त मोमेंटम नहीं खोने देना, क्योंकि दैट गेम इज ऑल अबाउट मोमेंटम। वो मोमेंटम जहां टूटता है तो प्रेशर आपकी तरफ आना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक उससे ये गलती हो गई, जिसकी वजह से आप जो उसके बता रही हैं कि जिस तरीके से उसकी इनिंग्स जो है पैन आउट हुई हमारे सामने आई है, वो मोमेंटम जो है उसको वो रीड नहीं कर पाया, या मोमेंटम को प्रोएक्टिव नहीं था, उस मोमेंटम को वो जो है ना वो बार बार टूटता रहा, जिसकी वजह से बाबर की जो है ना इस तरह की उसका जो 60 है, मेरा ख्याल है कि वो खुद भी गिल्ट फील कर रहा होगा कि मेरे 60 का फायदा ही कोई नहीं है, मेरी टीम को, मेरे मुल्क को कोई फायदा नहीं हुआ। तो ही मस्ट बी वेरी गिल्टी, बैठा हुआ वो सोच रहा होगा कि यार मोमेंटम जो है वो मुझे खोने नहीं देना चाहिए था। इंजी भाई, बाबर, कभी तो हम बात भी करते हैं ये कि बाबर बहुत लंबा रुक गए, मोमेंटम उन्होंने खो दिया, शायद सोच के कुछ और आए थे, फिर कंडीशन कुछ और हो गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सोचें तो लगता है कि अगर बाबर शायद क्रीज पे उतना टाइम नहीं रुकते तो हमारी टीम जो है अभी 50 ओवर नहीं खेल पाई, तो शायद उससे भी ज़्यादा जल्दी हम जो है एक्सपेक्ट करते कि हमारी टीम आउट हो जाती। देखिए, सकलैन ने अभी बात की है तो बहुत मोहब्बत वाली बात की है। ठीक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जी जिस लेवल के आप प्लेयर हो ना, तो जिस टाइम टीम को जरूरत पड़ती है ना, तो आपको उतने बड़े तरीके से ना बाहर आना चाहिए। Then you go all out। ठीक है ना। वो ये नहीं है कि जी आपके साथ है ना पार्टनर दूसरा मिस हो गया तो आपकी बैटिंग भी डिस्टर्ब हो गई। इस तरह की चीजें ये नहीं कि क्रिकेट में होती हैं, और यही बड़े प्लेयर का मौका होता है कि जिस टाइम टीम को जरूरत होती है ना। तो आज मैंने कल उससे कहा था कि मुझे वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं दिख रहा था जी। आज उसने 60 रन किए, आज मुझे वो आउट ऑफ फॉर्म लग रहा था। आज उससे खेला ही नहीं जा रहा था कि इतना बड़ा प्लेयर है कि अगर आप बाउंड्रीज नहीं मार रहे तो एटलीस्ट आप डॉट बॉल भी तो ना खेलो। ठीक है ना, आप सिंगल तो ले सकते हो ना, क्योंकि जी जो ऑफ स्पिनर्स हैं, कोई इतने वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स नहीं थे कि जी कोई बहुत बड़े वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स थे कि आप सिंगल भी नहीं ले सक रहे। तो आप ये देखें ना, सिर्फ आप ना, ये मेंटली गेम है सारा। अब मैं ड्रेसिंग रूम में बैठा हूँ, दूसरे प्लेयर बैठे हैं, वो देख रहे हैं कि जी हमारा बेस्ट प्लेयर बाबर आजम है और बाबर आजम स्पिनर पे सिंगल ही नहीं ले रहा, तो मेरे पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। वो आप सुनते हैं ना बैठे हुए कि यार वो खेल रहे होते तो क्रिकेट बड़ी इजी लग रही होती है। जिस तरह सईद अनवर खेल रहे होते थे ना, हम बार पैड बांध के बैठे होते थे तो हमें लगता था कि यार हम भी जाके इस तरह खेल लेंगे। तो और एक आदमी खेल रहा हो इस तरह के जी उसको सिंगल भी ना कर रहा हो, तो बार पूरी टीम पे प्रेशर आ जाता है। तो बड़े जो उनसे प्लेयर का होता है ना, जिस टाइम टीम ओकेजन होता है, जिस टाइम टीम को जरूरत होती है, उस टाइम आता तो जरूर डेफिनेटली वो बैठ के अफसोस कर रहा होगा। सकलैन सही कह रहा है, लेकिन आज उसका दिन था कि जी उसको है ना, अगर वो सेट हो गया था 30 40 50 कर गया था, तो उसको है ना ये लंबा खेलना चाहिए था, जिम्मेदारी लें, फिर जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। तो मेरा ये ख्याल है कि जी, और अगर आप किसी भी, मेरा मतलब है ऐसी कैलकुलेशन तो नहीं हो सकती ना कि 10 ओवर में 20 करें तो आप टारगेट ही आप भूल जाए। तो मेरे ख्याल, और दूसरी चीज अभी सकलैन ने एक जिक्र किया था ना कि बाहर से मैसेजेस जरूर आने चाहिए, तो मुझे कोई ऐसा मैसेज भी आता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि जी उससे बाहर से ना, बाहर से भी मैसेज आ जाता है कि जी आप जरा तेज खेलो, हिट आउट करो। तो अगर हम 60 की बजाय 80 रन से भी हार जाते तो कोई बात नहीं, हार ही रहनी थी, उससे फर्क नहीं पड़ना था। सही है।
सकी भाई, हमने देखा दो बैटर्स आज हमें लगा कि इतना प्रेशर कंडीशन और मैच किसी भी मूवमेंट में हमारे हाथ पे नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई। जैसे अगर हम सलमान की बात करें और खुशदिल शाह की बात करें, तो आप देख रहे थे, आप जाहिर है आपने देखा मैच, तो क्या डिफरेंट क्या लगा उन दोनों की अप्रोच में और बाकी जो हमारे बैटर्स थे उनकी अप्रोच में? देखिए, जो इंजी भाई ने भी बात की ना माइंडसेट की, माइंडसेट जब आपका स्विच होता है और आप माइंडसेट में प्रोएक्टिव होते हैं और रन्स की तलाश में होते हैं, तो सारी चीजें आपके जो है ना वो मिजाज के मुताबिक और आपकी जो जैसे आप चाहते हैं वैसा होना शुरू हो जाता है। जब आप कैलकुलेशन में चले जाते हैं और आप बहुत ज्यादा बारीकियों में पड़ जाते हैं ना, तो फिर आप मोमेंटम भी खो देते हैं। और जो आपको जिस तरह की गेम खेलनी है, क्योंकि बॉलर जो है, बॉलर जैसे इंजिमे ने बात कही कि मैं बैटिंग का माइंडसेट बता सकता हूँ, बॉलर का जो माइंडसेट होता है वो ये होता है, वो पहले देखता है, ऑब्जर्वेशन रखता है बैट्समैन की, कि बैट्समैन की इंटेंट क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या खेलता है, उसको उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस का पता होता है। यानी गेंद करने से पहले ऑब्जर्वेशन, फिर वो इंटेंशन बनाता है, नियत बनाता है कि इसको मैंने कैसे पकड़ना है। इंटेंशन के बाद उसकी इमेजिनेशन में वो उस तरह के गेंद करता है, उसकी इमेजिनेशन बहुत क्लियर होती है। इमेजिनेशन के बाद वो एग्जीक्यूशन करता है, यानी वो गेंद करता है। फिर जब वो गेंद कर लेता है तो उसके बाद फिर वो ऑब्जर्वेशन में जाता है कि ये किस तरह खेला, इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, डॉट हुआ है, मैंने इसको अंडर प्रेशर कर दिया कि नहीं किया। फिर वो दोबारा फिर जाता है अपनी इंटेंशन में, इमेजिनेशन में, फिर एग्जीक्यूशन में, वो फिर दोबारा गेंद उसको एक और करता है ताकि उसको जकड़ने के चक्कर में। तो आई थिंक ये जो दो बैट्समैन थे, इनका माइंड चल रहा था, ये प्रोएक्टिव थे, ये रन्स की तलाश में थे, और उसकी वजह से जो बैट्समैन की जो ऑब्जर्वेशन थी या उसका जो एग्जीक्यूशन में जो चीजें थी, वो ये पकड़ रहे थे, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा था कि इनकी जो गेम है वो बहुत आसान हुई पड़ी है, बाकियों के लिए जो है गेम मुश्किल हुई पड़ी है। असल में देखा जाता तो दो हमारे ये बैट्समैन और तीन बैट्समैन उनके फिलिप, विल और जो लेथम है, इन पांचों की अगर आप इनिंग्स देखें तो आप कह सकते हैं कि जी ये जो पिच थी ना वो इस लेवल की थी और इस तरह की थी। उन्होंने जो 320 किया, मैं ये समझता हूं इस पिच पे जो पार स्कोर था वो 340 प्लस होना चाहिए था। उन्होंने भी 20 जो है ना रन थोड़े कम किए हैं, क्योंकि कुछ ग्लिम्स हमारी बॉलिंग की तरफ से आए थे जिसकी वजह से उनके 20-25 रन कम हुए हैं। तो इन पांचों की अगर आप इनिंग्स देखेंगे तो आपको पार स्कोर का फॉर्मूला नजर आएगा। ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं आज क्या क्या गलतियां हुई हैं टीम पाकिस्तान से इस पर की है, लेकिन टॉस हमने याद रखना है कि रिजवान ने जीता था और उन्होंने कहा था कि वो पहले फील्डिंग करेंगे बिकॉज ड्यू फैक्टर है। क्या ऐसा वाकई था? उनका डिसीजन था वो ठीक था या नहीं? इंजी भाई, मुझे पहले कहा जा रहा था ब्रेक ले लें, अब कह रहे हैं कि पूछ लें, इंपॉर्टेंट बात है। तो क्या लगता है उनका डिसीजन ठीक था? क्योंकि हम यहीं पे थे जब टॉस हुआ था और हम इस पर बात कर रहे थे। एक तो कराची में शाम के टाइम सारों को पता कि हवा चलती है, तो वैसे पहले तो नहीं होता। अब ज़रा 3-4 दिन से हम सुन रहे थे कि जी ड्यू फैक्टर है, कि जी टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज भी अगर आप है ना मैच उठा के देखें ना, जिस टाइम सेनेटर वगैरह लास्ट ओवर कर रहे थे 45 ओवर के बाद भी, तो उनका बॉल इतना स्पिन हो रहा था। तो और आपने कहीं भी पूरे दिन फील्डिंग में किसी को रुमाल से बाल साफ करते हुए नहीं देखा। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई ड्यू फैक्टर ऐसा था कि जो कोई फर्क डाल रहा था या कोई मुश्किल हो रही थी, तो बॉल भी स्पिन हो रहा था। सारों से बड़ा फर्क ही ये पड़ता है कि बॉल स्पिन होना बंद हो जाता है, उनकी बॉलर्स की ना ग्रिप आना बंद हो जाती है, क्योंकि जी बॉल सीधा रहता है, सीधा बैठ पे आता है। मतलब इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है कि आप अपनी कंडीशंस को ही नहीं समझ पा रहे और आप गलत डिसाइड कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि यही यहाँ एक रिजवान को नहीं कह सकता कि जी रिजवान है, कि ये नहीं है कि जी डिसीजन रिजवान लेता है, वो आके बोलता तो है तो लीडर वही, लेकिन ये कि जी पूरी आपके पीछे एक मैनेजमेंट की टीम होती है, सारी चीज होती है। सकलैन भी ये कोच रहा है बड़े अरसे पाकिस्तान टीम का, तो जिस टाइम भी ये किसी भी पिच पे डिसाइड करते होंगे तो ये भी अब मशवरा देता होगा उनको, जाके ये मिलके डिसाइड करते होंगे कि जी इस पिच पे हमने बैटिंग करनी चाहिए, बॉलिंग करनी चाहिए, या क्या बॉलिंग करानी चाहिए, कौन सी बॉलिंग खेलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में कि जी पाकिस्तान है ना ये वाली चीज़ है ना मिस कर गया कि जी पिच को कि जी शाम को ड्यू पड़ेगी और वो हमारे लिए ना मुश्किल का बाइस बनेगी। सकी भाई, आपको लगता है कि यही शायद हमारे लिए इतना जो हमने डिसीजन ले लिया, ये एक ब्लंडर साबित हुआ है आज हमारे लिए? देखिए, टॉस हमेशा 5 से 30-40% आपको एज दे देता है। जैसे ड्यू पड़ जाती तो 30-40% आपको एज मिलती, ड्यू ना पड़ती तो शायद
5%, क्योंकि पार स्कोर को आप सोच रहे होते हैं कि पार स्कोर कितना होगा, तो 5%, 10, 15, 20, 25, 30% इस तरह होता है। मेरा ख्याल है हम लोग मिस आउट कर गए थोड़ा सा, जैसे इंजी भाई ने कहा। 100% एग्री करूंगा इसके ऊपर। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि ड्यू जब नहीं पड़ती है, जब ड्यू नहीं पड़ती है मगर हल्की सी ठंडी सी हवा चल रही होती है या कुछ ऐसा सा होता है, तो गेंद ग्रिप करना ज्यादा शुरू हो जाता है। और कराची में इस तरह बड़ी दफा ऐसा हुआ है। हाँ, ड्यू पड़ जाए तो फिर तो वो होता ही होता है। मुझे तो वो 50-50 का जमाना याद आ गया। वो हमारे 80s में लगा करता था, शायद इंसी भाई ने भी देखा होगा। तो वो जो है वो खबरें दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, कहते हैं जी आज मतला बहुत अबरालुद रहेगा। तो यानी अबरालुद का मतलब आई डोंट नो, अब बहुत सख्त उर्दू है, यानी सॉरी अबरालुद नहीं, आज मतलब बहुत क्लियर रहेगा, धूप निकलेगी, साथ ही बारिश होती है और छतरी निकाल के बैठ जाते हैं वो। तो आज लाहौर में भी ऐसा ही मौसम है, खबरें गलत है, बारिश हो रही है। देखें हैं आज लाहौर का भी मतलब जो है वो अबरालूद है। अच्छा, असल में देखें ये जो है ना, ये चेकलिस्ट होती है। आप जब किसी जगह पे भी खेलने के लिए जाते हैं तो आप जो है ना वेदर रिपोर्ट को भी चेक करते हैं। एज ए हेड कोच आप इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, एज ए मैनेजमेंट देखते हैं कि क्या आया ड्यू पड़ेगी, कितनी ड्यू पड़ सकती है, कब ड्यू शुरू होगी, आपको ये भी खबर लेनी होती है। आपकी चेकलिस्ट में होता है। शुक्रिया सकीब भाई, प्रोग्राम का जो वक्त है वो खत्म हो गया है। इंजी भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, सकीब भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारे साथ देने का। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल दोपहर 1 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।